हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और साइंस बाय राजेंद्र प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जो आरएस में महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं साइंस से संबंधित, उन प्रश्नों का विवेचन आज हम इस क्लास में करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा है। विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उनका विवेचन अपन करने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक स्वापक पीड़ाहारी यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है। गैस कीजिए आप कि इसमें जो निम्न में से कौन सी स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका मार्फिन है, दूसरा आरसेटोफेनिन है, तीसरा एस्प्रिन है, चौथा आपका पैरासीटामोल है। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा आपके अनुसार। तो इसका आंसर आएगा मॉर्फिन। अगर मैं इसकी व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या है, मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है। क्या है? मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है जिसका सर टर्नर द्वारा 1806 में इस एल्कलॉइड का क्या किया गया था? पृथक्करण अफीम से हुआ था। ठीक है। इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट, एसीटेट, टार्ट्रेट व अन्य संजातों यानी एल्कलॉइड एल्कलॉइड के रूप में होता है। तथा मॉर्फिन का इस्तेमाल क्या किया जाता है? पीड़ा को दूर करने के लिए, तथा जो नींद आती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, नींद आने के लिए। तो अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलेंगे अपन पेपेबस सोमनिफेरम। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है और मॉर्फिन किससे प्राप्त की जाती है। तो मॉर्फिन प्राप्त की जाती है आपके अफीम से, और अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेबस सोमनिफेरम, जो पीड़ा को दूर करने के लिए और नींद ना आने पर इसका उपयोग किया जाता है एक एल्कलॉइड के रूप में। अब दूसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो निकट दृष्टि दोष। अब आपसे ये पूछ ली जाए निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इसका दूसरा नाम है। तो आपको यूं भी पूछ सकते हैं कि मायोपिया का और हाइपरमेट्रियो को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके समतल अवतल एवं बेलनियल लेंस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल व अवतल लेंस के द्वारा, और तीसरा आपका है अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। डी ऑप्शन है आपका अवतल तथा बेल लेंस द्वारा, और ई पार्ट है आपका अनुत्तरित। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके अनुसार? इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कैसे आ रहा है कि मायोपिया, यानी मायोपिया में दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। क्या होता है? मायोपिया में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसके अलावा हाइपर जो मेट्रोपिया है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो पास की वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देती है। तो आपको पता लग गया होगा कि मायोपिया में क्या होता है और हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है। अब मायोपिया को इलाज करने के लिए क्या किया जाता है? नेगेटिव पावर का अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव पावर का, नेगेटिव शक्ति का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि हाइपर मेट्रोपिया में क्या किया जाता है? उसके इलाज के लिए पॉजिटिव पावर के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया का आपको पता लगा, हाइपर मेट्रोपिया का क्या पता लगा। इसके अलावा जो आपके मायोपिया है उसको दूर करने के लिए नेगेटिव पावर के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि हाइपर मेट्रोपिया है उसके लिए पॉजिटिव पावर के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ये 2023 का प्रश्न है आरएस का। अब तीसरे प्रश्न की मैं बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ऑप्शन आपका पहला है बॉक्साइट, बी ऑप्शन आपका जिप्सम है, तीसरा ऑप्शन चूना है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो आप क्या आंसर चुनेंगे? इसका ऑप्शन है बी, जिप्सम। अब जिप्सम के बारे में अपन कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण। शुद्ध जिप्सम को, ऑप्शन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध जिप्सम को 1000 डिग्री से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और इसमें है ना जल का अंश है ना 3/4 भाग निकल जाता है। इसको गर्म किया जाए तो क्या होता है? शुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इससे जल का कितना भाग निकल जाता है? 3/4 भाग निकल जाता है। और प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अब इसके उपयोग की बात करूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हड्डियों पर प्लास्टर करने के लिए, खिलौने व सजावटी व सामान बनाने वाले शल्य उपकरणों के सांचे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं तो CaSO4 ½ H2O,
CaSO4 0.5H2O जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं बात करूं ग्रेफाइट से निष्कासित ग्राफीन से संबंधित गलत तथ्य है। ग्रेफाइट से अपन निष्कासित किया जाता है ग्राफीन, तो ग्राफीन से संबंधित क्या गलत कथन है? ऑप्शन ए है यह विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, ठीक है। बी ऑप्शन है यह एक त्रिविमीय 3D क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि इस्पात की तुलना में 200 गुना मजबूत होता है ये, इस्पात की तुलना में, ठीक है। और डी ऑप्शन है ये पूर्णतः पारदर्शी होता है। तो अपन को गलत बताना है कथन, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अभी कैसे आ रहा है बी ऑप्शन, इसके बारे में अपन विवेचन करेंगे। देखो आंसर है आपका ये 3D, ठीक है, बी ऑप्शन। ये एकल होता है, एकल षटकोणीय आकार का होता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यह एकल होता है, षटकोणीय आकार में सुगठित कार्बन परमाणु की 2D परत होती है, और उसमें बोल रहा है 3D परत, त्रिविमीय, जो कि ये 2D परत होती है। ये क्या होता है? सर्वाधिक पतला होता है ये, इसका गुण है ये सर्वाधिक मजबूत होता है, और सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। सामान्य ताप पर इसकी विद्युत चालकता काफ़ी ज़्यादा होती है, पर प्रतिरोधकता सिल्वर से कम होती है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन अपन ने देखे, इसके अंदर विद्युत तथा ऊष्मा का विद्युत सुचालक होता है, ये सही है। ये त्रिविमीय 3D है, तो वहाँ पे 2D है, मतलब ये 3D आ रहा है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे 2D आता तो ये सही होता। इस्पात की तुलना में 200 गुना अधिक मजबूत होता है और पूर्णतः पारदर्शी होता है, ये इसके नेचर का भाग है। तो हमने बताया आपको ये सुचालक है। इसके अलावा सामान्य ताप पर इसकी विद्युत चालकता और काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधकता सिल्वर से भी कम होती है। अगर मैं 5वें प्रश्न की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसके द्वारा? कौन से एंजाइम के द्वारा? एरेप्सिन एंजाइम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। स्टेप्सिन ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। पेप्सिन द्वारा, ठीक है। एमाइलोप्सिन द्वारा। अब आपको गैस करना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। एरेप्सिन द्वारा होता है, स्टेप्सिन द्वारा होता है, पेप्सिन द्वारा होता है, और एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा डी, एमाइलोप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। व्याख्या की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। एमाइलोप्सिन एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके अलावा अग्नाशय द्वारा स्तावित होता है। ये पदार्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जिससे हो रहा है वो है एमाइलोप्सिन द्वारा, उसका पाचन हो रहा है, और अग्नाशय द्वारा ये स्त्रावित होता है। इरेप्सिन जो एंजाइम होता है ये क्या होता है? अपनी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत से स्त्रावित होता है, जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है तथा पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, यानी उसका रूप परिवर्तित कर देता है। तो एरेप्सिन क्या करता है? छोटी आंत से स्त्रावित होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन से तोड़ता है और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगर मैं बात करूं पेप्सिन, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? आमाशय से स्त्रावित होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन की मैं बात करूं तो आमाशय से स्त्रावित होता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो ये इस एंजाइम की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन आपका आएगा एमाइलोप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे हो रहा है। 5वां क्वेश्चन, अब अगर बात करूँ मैं कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अपच का यानी पेट में अपच हो जाती है, उसके इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है सल्फा दवाएं हैं, एंटीहिस्टामिन है, एंटीबायोटिक है, और एंटासिड है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन गेस करेंगे? सल्फा ड्रग्स है, एंटीहिस्टामिन है, और एंटीबायोटिक है, और एंटासिड है। तो अपच के इलाज के लिए
अपन किस प्रकार की दवा का उपयोग करेंगे, उसका आंसर आएगा एंटासिड। ऑप्शन डी इसका आंसर है एंटासिड। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी आंसर डी है अपच के इलाज के लिए प्रति अम्ल यानी एंटासिड, एंटासिड इसको बोलते हैं। ठीक है, अपच के इलाज के लिए प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। अमाशय में अम्ल का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उत्तेजना तथा पीड़ा देता है। ठीक है, गंभीर अवस्था में अमाशय में घाव हो जाते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण ये पीएच को उदासीनता से आगे बढ़ने नहीं देता। तो रेनेटिडीन, ये क्या है, जेनटेक इसका नाम है, यह एक प्रति अम्ल है। ये इसका सेवन किया जाता है, जिससे क्या होता है, अमाशय में जो घाव उत्तेजना होती है उसको कम किया जाता है, और कम एक प्रति अम्ल के द्वारा होता है, जिससे वो उदासीनता आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अपच के इलाज के लिए क्या है, प्रति अम्ल का कहता है। दूसरा ऑप्शन है एंटीहिस्टामिन, इसलिए नहीं देते क्योंकि इसका इलाज एलर्जी की रोकथाम के लिए किया जाता है। एंटीहिस्टामिन, इसको प्रतिहिस्टामिन भी बोलते हैं। ठीक है, सल्फर ड्रग का उपयोग क्या किया जाता है, जीवाणु संक्रमण किया जाता है। ठीक है, जीवाणु अगर संक्रमण होगा तो अपन सल्फर ड्रग देंगे। ठीक है, और अगर बात करें प्रति अम्ल की, तो प्रति अम्ल में अपच का जो इलाज होगा उसके लिए प्रति अम्ल दिया जाएगा, और एंटीहिस्टामिन एलर्जी की रोकथाम के लिए दिया जाएगा। और जो एंटीबायोटिक है वो मनुष्य तथा जीवों में, मनुष्य और जीवों में जीवाणु का जो संक्रमण हो जाता है उसको रोकने हेतु, जीवों में, मनुष्य तथा जीवों में रोग और जीवाणु के संक्रमण होता है, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। प्रति सूक्ष्मजीव, यानी इसको एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, एंटीबायोटिक। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका अध्ययन हम करेंगे तो ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। ये अपन ने कुछ प्रश्न करे, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में आने लायक है, और इन प्रश्नों का अपन विवेचन कर लिया है, और धीरे धीरे हम आगे भी इन प्रश्नों का विवेचन, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका विवेचन करेंगे। अब आपको क्या करना है कि साइंस में क्या करना है, कि जो आरएस में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए प्रीवियस ईयर में उनको भी सॉल्व करना है, और जो अच्छे प्रश्न जो आने लायक हैं, अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अपन को विवेचना देखनी पड़ेगी, ताकि हमें पता लग सकेगा कि साइंस के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो बायोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो सामान्य बायोलॉजी अपनी जो आती है, केमिस्ट्री हो गई, रसायन विज्ञान हो गया, और फिजिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को मैं धीरे धीरे करवाता रहूँगा। अब आपको भी प्रॉपर उन प्रश्नों का देखना पड़ेगा, संबंधित प्रश्न। तो अब हम इन प्रश्नों के साथ में अपनी नेक्स्ट क्लास में अब दूसरे प्रश्न, नए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा, उनको विवेचना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।